आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क की डायमेंशंस एंड यूनिट्स क्या होती है, डिफरेंट सिस्टम्स के अकॉर्डिंग यूनिट्स कैसे चेंज होती है वर्क की और उनके बीच में कंपैरिजन कैसे होता है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि वर्क के ऊपर जो ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था W = FS cos थीटा, इसके ऊपर किस टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो उन सबको हम देखेंगे। सो हे, माय नेम इज अक्षित एंड यू आर वाचिंग ASP ए मोमेंट विद साइंस। तो पहले बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ वर्क की। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है वर्क का। देखो, कल हमने वर्क का ये फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको ही हम आगे स्टडी करते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स, फोर्स को हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से F = ma, फादर = मदर, ये आप जानते हो। तो इसके हिसाब से फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल S से डिनोट करते हैं हम कई बार। ठीक है, अब देखिए, जब डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो हम W को इस पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M की पावर 1। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड मतलब मीटर का क्या हो गया, लेंथ। मीटर एक लेंथ है ना, तो लेंथ की पावर 1 पर सेकंड स्क्वायर। पर मतलब ये इसके नीचे आ गया, नीचे आने का मतलब इसके ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। सेकंड की पावर माइनस यानी कि टाइम की पावर माइनस यानी कि t की पावर -2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लेंथ होती है, लेंथ की पावर 1। ठीक है, इसको कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। ये आ गया आपका वर्क डन का डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। तो अभी हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क की। अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क की यूनिट्स कैसे चेंज होती है तो उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। देखो, फिजिक्स में अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स पढ़ना है तो आपके उसके फॉर्मूला से रेफरेंस लेना पड़ता है, आपको उसके फॉर्मूला को स्टडी करना पड़ता है। अब हम वहीं यहाँ पे करने वाले हैं। अगर वर्क की यूनिट निकालनी है तो वर्क का फॉर्मूला हमने कल एक पढ़ा था, W = FS cos थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो cos थीटा है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ये कांस्टेंट नंबर आता है, कुछ भी आप थीटा की कुछ भी वैल्यू रखो तो वो एक नंबर निकल के आता है यहाँ पे, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो उसको हम यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो W = FS, इस फॉर्मूला के बेस पे हमें यूनिट्स ऑफ वर्क डिफाइन करना है। अब एग्जाम में आपको कई बार पूछ लिया जाता है 1 या 2 मार्क्स में कि 1 यूनिट ऑफ एनीथिंग डिफाइन करो। जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि 1 यूनिट ऑफ वर्क, आप कैसे डिफाइन करोगे 1 यूनिट ऑफ वर्क को। तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 यूनिट ऑफ वर्क कब कहलाएगा, जब 1 यूनिट ऑफ फोर्स लगा है और 1 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला में हर क्वांटिटी के जगह 1 पुट कर दो। आप किसी भी फॉर्मूला में ले सकते हो आप ये। अगर आपको मान लो कुछ और दिया जाए, जैसे फोर्स दिया जाए, फोर्स = ma, ये होता है। आपको पूछा जाए कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप यहाँ पे भी ये कैसे पुट कर सकते हो कि 1 यूनिट ऑफ मास को जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट करवाया जाता है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन या फिर 1 यूनिट ऑफ फोर्स। ऐसे ही हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। 1 यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जब 1 यूनिट ऑफ फोर्स और 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट उसकी हो। ठीक है, अब इसके अंदर 2 यूनिट्स आती है, जो ये यूनिट्स पढ़ रहे हैं ना हम, 2 तरीके की यूनिट्स आती है। एक तो है आपके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स, आपने फोर्स के अंदर भी पढ़ा होगा। एक तो होती है एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरी होती है आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे तो एक्सेलरेशन का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी का यूज़ होता है। कुछ ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना एब्सोल्यूट यूनिट से। तो अभी एब्सोल्यूट यूनिट्स में आपका फर्स्ट पार्ट आता है MKS और SI यूनिट्स। SI यूनिट्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा। ये वो यूनिट्स होती हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है आपका। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ होती है ये यूनिट्स। ठीक है, तो वर्क की जो SI यूनिट या हम कहें MKS यूनिट होती है, वो होती है आपके पास जूल। क्या होती है, जूल। अब यूनिट्स को डिफाइन कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। 1 जूल को अब बोल दिया जाए आपको कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर ये कह दिया जाए कि 1 जूल को डिफाइन कीजिए। आप 1 जूल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला पे जाइए। जूल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F × S। तो 1 जूल यानी कि 1 यूनिट ऑफ वर्क
कैसे डिफाइन करेंगे? 1 यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन इंटू 1 यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, यानी कि 1 मीटर। तो अब हम 1 जूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर। क्लियर है? इसको नोट कर लेंगे। अब 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 यूनिट ऑफ फोर्स लगाया गया उस पर और वो बॉडी 1 मीटर से डिस्प्लेस हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट में पढ़ते हैं हम सेकंड सीजीएस यूनिट। वो क्या होता है? जो सीजीएस यूनिट होती है वर्क की, वो होती है आपके पास अर्ग, ERG, अर्ग। ठीक है, अब इसको भी डिफाइन करना पूछ सकते हैं कि 1 अर्ग को डिफाइन कीजिए, तो सिंपली हम वहीं से फिर से फॉर्मूला से रेफरेंस लेंगे। 1 यूनिट ऑफ अर्ग कैसे डिफाइन करेंगे? 1 यूनिट ऑफ फोर्स, इस बार यूनिट कौन सी लेंगे? सीजीएस सिस्टम ले रहे हैं तो सीजीएस सिस्टम लेंगे। तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डायन। क्या होती है? DYNE, डायन। और डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ अर्ग यानी कि 1 यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन 1 डायन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी डिस्प्लेसेस बाय 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में एसआई यूनिट और आपकी सीजीएस यूनिट, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या होता है, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, चलो वो भी देखते हैं। एमकेएस और सीजीएस यूनिट में वर्क में क्या रिलेशन होता है, देखो देखते हैं। 1 जूल को अभी अभी हमने स्टडी किया था। 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एंड 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, अब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁵ डायन। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, फोर्स की एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच का रिलेशन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन। और 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी कि 10⁻²। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 10⁻7 डायन सेंटीमीटर। अब ये जो डायन सेंटीमीटर है ये किसके इक्वल हो जाता है? 1 अर्ग के इक्वल। 1 अर्ग किसके इक्वल होता है? 1 डायन इंटू में 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से डायन सेंटीमीटर ये किसकी यूनिट्स आ गई? अर्ग की यूनिट्स आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? जो 1 जूल हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻7 अर्ग से के इक्वल। ये आ गया आपके पास रिलेशन। अब कई बुक्स में डायरेक्ट लिख देते हैं ये, तो आप इस फॉर्मूला से ऐसे करके निकाल भी सकते हो इसको। ठीक है, दूसरी टाइप जो आपके पास आती है वो आती है ग्रेविटेशनल यूनिट्स की। ग्रेविटेशनल यूनिट में भी हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं एसआई यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, तो एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ठीक है, क्या होती है? किलोग्राम मीटर। W = Fs, ये हो गया किलोग्राम मीटर। ये किसके इक्वल होगा? फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम वेट। ये आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, किलोग्राम वेट। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी क्या होती है? मीटर। अब ये जो किलोग्राम वेट है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9.8 न्यूटन। ये कन्वर्जन्स आपने पहले चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे। किलोग्राम वेट को हम क्या लिख सकते हैं? 9.8 न्यूटन एंड इनटू मीटर। अब जो न्यूटन मीटर है वो किसके इक्वल है? जूल के इक्वल। जूल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इंटू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9.8 जूल। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आ गया? जो 1 किलोग्राम मीटर है यानी कि 1 यूनिट इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट्स किसके इक्वल आ गया? 9.8 जूल के इक्वल। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखते हैं सीजीएस यूनिट क्या होती है। अब वहाँ पे किलोग्राम मीटर था तो सीजीएस में हम क्या लिख देंगे? 1 ग्राम मीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर, सॉरी 1 ग्राम सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा? फोर्स की क्या यूनिट हो जाएगी सीजीएस में? 1 ग्राम वेट इंटू में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो ये 1 ग्राम वेट है सीजीएस में अगर इसका कन्वर्जन करेंगे तो ये इक्वल होता है 980 डायन के इक्वल इंटू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो 1 सेंटीमीटर इंटू डायन ये किसके इक्वल हो जाएगा? पिछली अभी पढ़ा है 1 डायन इंटू में 1
सेंटीमीटर, ये किसके इक्वल होता है 1 अर्ग के इक्वल। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो 1 ग्राम सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल आ जाएगा 980 अर्ग्स के इक्वल। क्लियर है, ये रिलेशन भी आ गया आपके पास। ठीक है, अभी एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, W = F और S का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है इसका जो वो आता है, रिजल्ट आता है, वो क्या होता है, स्केलर होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इन दोनों को, यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनको आप अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ के इनका डॉट प्रोडक्ट करवाओगे तो वही ये आपका ये रिलेशन आ जाएगा। कैसे करेंगे, W = F का, पहले F का देख लो आप, F का हम कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं, ये कोई भी वेक्टर है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे निकालते हैं, I J K की टर्म्स में इसको स्प्लिट कर देंगे, यानी कि Fx × I कैप प्लस Fy × J कैप प्लस Fj × K कैप। ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए F और S के। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाना है। डॉट प्रोडक्ट में करवाने में कैसे करते हैं हम, I वाले को I वाले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, J वाले को J वाले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई और K वाले को K से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, W की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो W की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Fx × Sx प्लस में Fy × Sy प्लस Fg × Sg। ये आपका आ गया डायरेक्ट। अगर आपको वेक्टर्स की फॉर्म में ये दे दिए जाएं F और S, तो आप कैसे निकाल सकते हो वर्क की वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मूला है W = Fs cos थीटा, उसके ऊपर डिफरेंट एग्जामिनेशंस में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वन ऑफ द क्वेश्चंस ये है, देखो इसमें दिया हुआ है कि ए मैन पुल्स ए कार बाई 20 मीटर, कोई भी एक आदमी एक कार को 20 मीटर तक खींच के ले जाता है, यानी कि ये मान लिया एक कार है, तो इसको वो 20 मीटर तक उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है। कैसा फोर्स, पुलिंग फोर्स। इफ़ ही अप्लाइज द फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम वेट, उसने कोई फोर्स लगाया 20 किलोग्राम वेट। ये जो फोर्स आपको गिवन है, ये किस डायमेंशन में गिवन है, मतलब किस सिस्टम में गिवन है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स में गिवन है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स को हम SI यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 × 9.8 न्यूटन। एब्सोल्यूट यूनिट में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है ना, 1 किलोग्राम वेट किसके इक्वल होता है, 9.8 न्यूटन के। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, 20 × 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया आपके पास फोर्स की वैल्यू न्यूटन की टर्म्स में। अब दिया हुआ है कि जो उसने फोर्स लगाया वो है इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। वो इसने इस डायरेक्शन में ही नहीं लगाया, बल्कि किस में लगाया, कि एक एंगल पे फोर्स लगाया उसने। कितने एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे टू द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगाया उसने। निकालना है, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन निकालना है बाय द मैन। अब आपके पास फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, क्या होता है, देखो W = Fs cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रख सकते हो आप, 20, फोर्स की वैल्यू 20 इंटू में 9.8, ये आपका न्यूटन में फोर्स आ गया था, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 20 मीटर, तो ये 20 मीटर आ गया डिस्प्लेसमेंट। कोस थीटा यानी कि कोस 60 डिग्री, ये कितना होता है आपका 1/2 के इक्वल। इसको कैलकुलेट करना आप, जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1960 जूल। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो ये न्यूमेरिकल है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। दिया हुआ है कि कोई भी एक फोर्स है, कितना, ये इतना, यानी कि 1I + 5J + 7K। ये फोर्स एक पार्टिकल पे लगाया जाता है और वो पार्टिकल डिस्प्लेस होता है 6I + 9K की डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है इस बार रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दी हुई है। आपको बताना है कि वर्क डन बाय द फोर्स कितना है। अब वर्क डन के लिए आपको बताया था मैंने, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F और S का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो आप, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज गिवन है।
अब ये जो चीज़ आएगी ये क्या आएगी, स्केलर आएगी, यानी कि कोई भी एक नंबर आएगा। ये दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। कैसे निकालोगे इसका, इन दोनों को लिख दो आप। ठीक है, इन दोनों को लिख दिया। अब कैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, प्लस जे वाले को जे से, जे पे इस साइड क्या है 5, इस साइड में क्या है कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो हम मान सकते हैं तो क्या है 0, जे मान सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो 0, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस में 7 इंटू में 9, यानी कि आ जाएगा 63। ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 69 जूल दिया। अब ये आप कहोगे जूल कहाँ से आया, यहाँ पे तो टर्म दी ही नहीं हुई। बेटा ये जो फोर्स है ये दिया हुआ है आपका न्यूटन में, जो डिस्प्लेसमेंट है ये दी हुई है मीटर में। यहाँ से रेफरेंस लेके न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ से हमने पता लगाया कि ये जो यूनिट आई है वर्क की ये आई है जूल में। ठीक है, तो अभी तक इस चैप्टर में हमने देखा, ये टॉपिक्स कवर किए हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि वर्क होता क्या है, वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगता है तो उस पर वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने नेचर ऑफ वर्क देखा, ये कैसे देखा, ये एक फॉर्मूला हमने देखा F=Fs cos थीटा। इसके बेस पे हमें पता लगाया कि हम नेचर ऑफ वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखते हैं कि कब वर्क पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है और कब ज़ीरो है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने देखा था। उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क देखी हमने कि अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क की यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का भी केस भी पढ़ा और उसके बाद हमने देखे न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको सब यहाँ जितना भी पढ़ाया है अब तक सब क्लियर है। आगे आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स हमने कर लिया। अब देखेंगे कि वर्क डन बाई ए वेरिएबल फोर्स कितना होता है, जब फोर्स को वेरी कराते हैं तो वर्क डन कितना होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।